हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज क्लास में हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी जो कि हम लोग सीडीपी में पढ़ रहे थे क्या, बाल विकास के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ सिद्धांत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा और आज भी कुछ सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो आज की क्लास का जो पहला सिद्धांत है ये आपका क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो इसमें विकास के जो आयाम होते हैं, मान लीजिए शारीरिक विकास या मानसिक या सामाजिक या संज्ञात्मक जो भी है, क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत में यही है कि इसमें विकास के जितने भी आयाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास, किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। बात को समझ रहे हैं? देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई सामाजिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, कोई भी आयाम है, इसमें कोई एक आयाम अगर उसमें विकास का जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इस विकास में जो भी परिवर्तन होगा ये दूसरे आयाम को प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। तो इसका यही सब मतलब मेन इसका अर्थ है परस्पर संबंध का सिद्धांत में। तो परस्पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परस्पर सिद्धांत में कि आपको क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ परस्पर संबंध का सिद्धांत के बारे में कि विकास के सभी आयाम क्या होते हैं। इसमें विकास के सभी आयाम जैसे मान लीजिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, कि आदि सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके जो आयाम होते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित। और देखिए इनमें से किसी एक मान लीजिए आयाम ही मान लीजिए एक आयाम में होने वाले विकास क्या करता है, जो इसके जो विकास होगा, इसमें होगा विकास अन्य सभी जो आयाम होंगे, मान लीजिए शारीरिक विकास में हो रहा है तो अन्य सभी क्या, आपका मानसिक हुआ, सामाजिक हुआ, संवेगात्मक हुआ। ठीक है, अन्य सभी कौन हुआ, जो बचे हैं। ठीक है, उन आयामों में, ठीक है, उन आयामों में होने वाले जो मतलब जो विकास को पूरी तरह क्या करेंगे, प्रभावित होंगे। तो होने वाले विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को क्या करेंगे, पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। देखिए इसका यही है, अगर मान लीजिए शारीरिक विकास में कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसके विकास में कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या करेगा, जो अन्य मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, उसको भी प्रभावित करेगा। ये उसकी क्षमता रखता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर उसका मानसिक विकास डेवलप हो रहा है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि मानसिक विकास डेवलप होगा तो उसकी धीरे धीरे होगा, ठीक है, एक क्रम में होगा। जैसे उसका मानसिक विकास बढ़ेगा तो उसके लंबाई में भी, उसकी जो सामाजिक समस्या उसमें भी, उसके संवेगात्मक सोच में भी क्या होगा, परिवर्तन होंगे। तो
यही इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी आयाम में एक परिवर्तन होगा तो वह अन्य सभी आयाम में क्या करेगा, परिवर्तन रखने की या प्रभावित करने की, विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो यही है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है एकीकरण का, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए एकीकरण का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, तो आज देखिए एकीकरण सिद्धांत के बारे में मैं आपको डीपली बता दे रहा हूँ। देखिए जो विकास की जो एक प्रक्रिया होती है, एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, जो विकास की प्रक्रिया क्या करती है, एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। जैसे मान लीजिए बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलना सिखाता है। देखिए क्या होगा कि बच्चे का पहले देखिए उसका शारीरिक विकास हो जाएगा, उसका शारीरिक विकास हो जाएगा, लेकिन उसका हाथ पाँव बाद में लिखना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा, बाद में लिखना प्रारंभ करेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि बालक पहले क्या करेगा, संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे देखिए पैर चलाना सीख जाएगा, बाद में अपने अंगुलियों को चलाना सीखेगा, अपना हाथ जो है इधर उधर करना सीख लेगा, उसके बाद में अपने अंगुलियों को मतलब चलाना सीखेगा। तो एकीकरण के सिद्धांत में यही कहा गया है कि विकास की वह प्रक्रिया एकीकरण का सिद्धांत का पालन करती है। बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलना सिखाता है, इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। जैसे देखिए हाथ है, बच्चा पहले हाथ चलाना सीखेगा, फिर हाथ की अंगुलियों को चलाना सीखेगा, फिर क्या करेगा, उसमें अंगुलियों को एकीकरण करना सीखेगा, जैसे कलम को पेन को पकड़ना सीखेगा। तो यही है। और देखिए इसका जो एक मेन उदाहरण है, ये क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर यह बढ़ता है। तो यही एकीकरण का सिद्धांत है। आइए मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि विकास की देखिए यहाँ पे विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, पालन करती है। और बालक में क्या होती है, बालक में पहले संपूर्ण अंग की और फिर अंग के भागों को चलाना क्या करता है, सीखता है। और उसके बाद क्या करता है, एकीकरण सीखना सीखता है। ठीक है, यह देखिए यह क्या करता है, यह सामान्य से क्या विशेष की ओर बढ़ते हुए प्रतिक्रिया क्या करता है, व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ठीक है, इसका यही मेन उदाहरण है, यह सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होती है, बढ़ता है। एकीकरण के सिद्धांत में आप लोग जान गए कि यह क्या करती है, यह बालक में पहले संपूर्ण अंग का विकास होगा, फिर उस अंगों के भागों का विकास होगा। तो यही क्या आपका है, एकीकरण का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए कुछ और सिद्धांत देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सिद्धांत है आपका कि जो विकास है क्या होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए ये भी एक सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी एक सिद्धांत है और बाल विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है और उसके बाद क्या करता है, फिर विशिष्ट चीज़ों को सीखता है। जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ
कि जैसे बच्चा क्या करेगा, पहले हाथों में कुछ चीज़ों को पकड़ेगा, ठीक है, क्या करेगा, हाथों में कुछ चीज़ को पकड़ने से पहले वह क्या करेगा, बालक हाथ को इधर उधर मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे के पेन पकड़ना है तो वह पेन पकड़ने में कठिनाई महसूस करेगा, पहले वह इधर उधर हाथ को मारेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, पेन को पकड़ेगा। इसी तरह मान लीजिए कोई नवजात शिशु है, रोने चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यय क्या करें, भाग लेते हैं, परंतु बाद में क्या होगा कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जैसे जैसे वृद्धि और विकास होगा उसकी आंखों वाक तंत्र में सीमित हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा रहेगा तो वह बहुत ज़बरदस्त रोएगा, उसकी आंखों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि बच्चा कितना क्या अपना अंग प्रत्येक भाग ले रहा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे में वृद्धि और विकास होगा तो वह उस चिल्ला कर उस चीज़ को व्यक्त नहीं करेगा। तो पहले क्या हो रहा है कि सामान्य चीज़ हो रही है, फिर बाद में धीरे धीरे उसका क्रम क्या हो रहा है, बढ़ता चल रहा है। तो बस यही होता है कि विकास और जो वृद्धि होती है सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके क्या समान रूप के दर्शन होते हैं। सामान्य से विशिष्ट में आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि बच्चा पहले क्या करेगा, सामान्य चीज़ सीखेगा, उसके बाद विशिष्ट चीज सीखेगा। सिंपल सी यही बात है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि की क्या होती है, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले क्या होगा, उनके सामान्य रूप के दर्शन होंगे, ठीक है, उनके सामान्य रूप के दर्शन होंगे। पहले क्या होगा, विशिष्ट क्रियाओं को क्या, विशिष्ट मतलब जो उनकी क्रिया है उससे पहले सामान्य क्रिया का मतलब दर्शन होगा, यानी प्रत्यक्षण होगा। पहले बच्चा क्या करेगा, सामान्य चीज़ करेगा, बाद में विशिष्ट चीज़ करेंगे। तो यही सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत में है, ठीक है। मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सिद्धांत है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या आपका रीट हो, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 1-2 नंबर। देखिए क्यों बनते हैं, क्योंकि इस विकास की दिशा के सिद्धांत में 2 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत में क्या होते हैं, 2। पहला क्या होता है कि सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत। क्या होता है आपका, सिर पदाभिमुख, ये आपका सिर रहेगा, यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है, सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत। और दूसरा होता है इसमें समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत। समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत। देखिए पहला है कि सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत में क्या होता है कि देखिए सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत, तो मैं इसके डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है सिर पदाभिमुख सिद्धांत में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो विकास का जो क्रम होता है ना, सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है, जो सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत है, इसमें विकास जो होता है बच्चे का सिर से पैर की ओर होगा और एक निश्चित दिशा में होगा। जैसे मान लीजिए बालक का जो जन्म होता है, जन्म के पश्चात क्या होगा, पहले उसके सिर को नियंत्रित करना सीखेगा, फिर अपने हाथों की गति पर नियंत्रण करेगा, उसके बाद किसी वस्तु को पकड़ना या रेंग कर चलना या फिर खड़ा होना या जो भी चलने की जो प्रक्रिया है उसको करेगा। तो ये सिर से सिर पदाभिमुख का मान लीजिए इसका जो क्या है, एक शाब्दिक अर्थ ही है कि सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वो पहले अपने मेंटली स्ट्रांग होगा, ठीक है। जब उसका मेंटली स्ट्रांग हो तो उसके बाद वह क्या करेगा कि अपने हाथों पर नियंत्रण करेगा कि मेरा हाथ कहाँ जाना चाहिए, किस कार्य को करना चाहिए और करने। और जब ऐसा कार्य वो करने लगेगा तो धीरे धीरे वह वस्तु को पकड़ने लगेगा,
अपने पैरों पर भी कंट्रोल करने लगा, फिर धीरे धीरे चलने भी लगेगा। तो ये सब सारी प्रोसेस इसमें होती हैं। और दूसरा है आपका क्या कि समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है ना कि जो विकास जो रहता है शरीर के जो केंद्र से शुरू होकर बाएं की ओर होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद मान लीजिए कि उसके अंगों का विकास होगा। पहले क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके पश्चात सभी अंगों का विकास होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सबसे पहले अपने शरीर पर कोई बच्चा है नियंत्रण करना सीखता है, फिर अपने हाथों की अंगुलियों पर, फिर अपनी बाहों पर नियंत्रण करता है। देखिए पहले क्या करेगा कि वो अपने क्या होगा, अपने शरीर पर नियंत्रण करेगा, फिर अपने हाथों की अंगुलियों पर नियंत्रण करेगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा, अपनी बाहों पर नियंत्रण कर पाएगा, अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर पाएगा। तो ये होता है समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत में। और सिर पदाभिमुख का सिद्धांत में जैसा जो विकास होगा वह सिर से पैर की ओर। देखिए इसका मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जो इसका विकास होगा ना सिर से पैर की ओर, इसको कहा जाता है। और जो समीपस्थ का सिद्धांत है इसमें क्या होता है ना कि इसका जो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यहाँ पे आप लिख दीजिए शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। जो समीप दूराभिमुख का सिद्धांत है इसमें विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। और जो सिर पदाभिमुख का दिशा का सिद्धांत है इसमें क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। आपको ये सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत ना पूछकर सिर से पैर की ओर सिद्धांत के प्रतिपादक या जो भी पूछेगा यहाँ ऐसे पूछ देगा, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर ये ऑप्शन में आपके मिलेंगे, पूछ देगा कि सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत है सिर से पैर की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, पैर से सिर की ओर और बाहर से केंद्र की ओर, 4 ऑप्शन दे देंगे, आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो जो विकास दिशा का सिद्धांत है इसमें यही 2 महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जो आपके अगर व्यक्तिगत कोई विचार हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।